अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिंक पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एक्ट 1919। इस वीडियो में हम 1919 के एक्ट के बैकग्राउंड और प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड: हिंदुस्तानी 1909 की रिफॉर्म्स से इस्लाहात से कुछ खास खुश नहीं थे, कई वजूहात की वजह से, जिसको हमने पिछली वीडियो लखनऊ पैक्ट में डिस्कस किया था। इंडियंस ने ग्रेटर सेल्फ गवर्नमेंट का मुतालबा किया, जिसने लखनऊ मुआहदे के लिए राह हमवार की। इस अलायंस के बाद हुकूमत बरतानिया ने 1909 में इस्लाहात मुतारफ़ की, जिसे मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या रिफॉर्म्स ऑफ 1909 कहा जाता है। इसके प्रोविजंस दर्ज झेल थे। प्रोविजन को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का हेड ऑफ द स्टेट जो था वो क्राउन था, जिसके नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करती थी। चूंकि वो लंदन में थे, इसलिए उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर जनरल या वाइसराय के नाम से इंडिया भेजता था, जिसके नीचे एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करती थी। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक सेंट्रल लेवल पे थी और एक रीजनल लेवल पे थी। सेंट्रल लेवल में बाइकैमरलिज्म था, यानी एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक स्टेट ऑफ काउंसिल, यानी अपर हाउस, लोअर हाउस या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट काम करती थी। और लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ उसकी एग्जीक्यूटिव भी थी, यानी गवर्नर जनरल के नीचे दो, एक असेंबली बाइकैमरल असेंबली और दूसरा कैबिनेट काम करती थी। और रीजनल लेवल पर भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जबकि दो टाइप्स ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट थी। अब अगर ये वाली चीज़ आप अपने जहन में सेव कर लें तो आपके लिए आगे का जो लेक्चर है वो बहुत आसान हो जाएगा। बस आपने ये याद रखना है कि सेंट्रल लेवल पे दो हाउसेस थी और एक काबीना थी, जबकि रीजनल लेवल पे एक हाउस था, जबकि काबीना में आपकी कैबिनेट में दो किस्म के मिनिस्टर्स थे, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर हर एक स्लाइड के बाद आप इस पिक्चर को दोबारा से देखें ताकि आपको समझ आए। नंबर 1, काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स था और उसके नीचे एक काउंसिल काम करती थी। जब लखनऊ मुआहदा हुआ तो हिंदुस्तानियों ने कहा कि इस काउंसिल को ख़त्म कर दिया जाए और इसके नीचे सिर्फ दो सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज काम करें, जिसमें से एक इंडियन हो और एक ब्रिटिशर्स हो। लेकिन 1909 के इस्लाहात में इस डिमांड को टोटली रिजेक्ट कर दिया गया। इसके नीचे वही 8 से 12 मेंबर्स जो हैं वो काम कर रहे थे, जिनको 5 साल के लिए रखा जाता था। और ये 8 से 12 मेंबर्स ने तकरीबन 10 साल जो है अपनी सर्विसेज इंडिया में दी होती थी, यहाँ पर उन्होंने काम किया होता था या रह चुके होते थे। इन 8 से 10 मेंबर में 3 जो हैं वो इंडियंस होते थे। अभी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में इनको 2, अगर आप वो वाली वीडियो देखें तो पहली बार जो है वो 2 इंडियंस को इंक्लूड किया था काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में। अब इसमें एक और की भी ज्यादती हो गई तो इनकी तादाद 3 हो गई। इसके अलावा ये भी मुतालबा किया गया था कि काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो सैलरीज हैं वो बरतानवी ख़जाने से हों, तो बिल्कुल वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब उनको पैसे जो है, उनको जो सैलरी है वो ब्रिटिश एक्सचेकर से मिलने वाली थी। इसके अलावा इनकी सैलरी जो है वो 1000 पाउंड से 1200 पाउंड जो है वो हो गई थी। इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी आपकी जो सेंट्रल असेंबली है वो। इससे पहले इस लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करता था। 1919 के रिफॉर्म्स के बाद इसको नाम इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया। ये बाइकैमरल थी, यानी 2 हाउसेस पर मुश्तमिल थी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट जो हमारे पास सेनेट होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबरान के लिए टेन्योर जो है वो 3 साल रखा गया, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए 5 साल था। इसके अलावा मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तादाद को बढ़ाया गया। पहले ये जो तादाद थी वो 60 थी। मुआहदे में उनसे डिमांड की गई 150 की और रिफॉर्म्स में उसको 145 कर दिया गया, जिनमें 41 जो थे वो नॉमिनेटेड थे और इलेक्टेड जो थे वो 104 थे। लखनऊ पैक्ट में हमने डिस्कस किया था कि वो चाहते थे कि 120 जो हो वो इलेक्टेड हो, जबकि 30 जो हो वो
नॉमिनेशन के थ्रू आए। इसके अलावा ये नॉमिनेशन गवर्नर जनरल मुख्तलिफ़ किस्म के एंग्लो इंडियंस और इंडियन क्रिश्चियन से करने वाला था। इसके अलावा इलेक्शंस भी लिमिटेड फ्रेंचाइज था, यानी हर 18 साल या 20 साल का बच्चा जो है वो नहीं दे सकता था। कुछ ही लोग थे जो कि इलेक्शन में हिस्सा डाल सकते थे। ये अगर आप देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में दो किस्म के लोग थे, एक नॉमिनेटेड थे तो दूसरा इलेक्टेड। नॉमिनेटेड में 26 सरकारी जबकि 15 गैर सरकारी अरकान होते थे। इलेक्टेड में जनरल मुस्लिम्स के लिए तादाद 30 रखी गई, जबकि लखनऊ मुआहदे में वो चाहते थे कि 1/3 हो यानी 40 हो। ठीक है, इसके अलावा यूरोपियंस की सीट 9, लैंडलॉर्ड्स की 7, रिप्रेजेंटेटिव्स की 4 और 6 के लिए 2 रखी गई। और ये याद रखें कि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट है, यानी मुस्लिम्स और 6 जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए सेपरेट ये फिक्स सीट्स हैं जिन पर वही आ सकते हैं। थर्ड हमारा है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट में जो तादाद है उसको 60 रखा गया कि सेनेट में 60 लोग होंगे, जिसमें 27 नॉमिनेटेड होंगे और 33 इलेक्टेड होंगे। पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि ये 5 साल तक जो है वो अपना ओहदा संभाल सकते हैं। इनका ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और तकरीबन बजट पर 25 एंड ऑल्सो वोट 25% ऑफ बजट पर वो वोट भी दे सकते हैं। इसके अलावा बिल जो है वो ज़रूरी है कि दोनों हाउसेस से पास हो, और अगर कोई डेडलॉक आता है, अगर ये एक दूसरे पर किसी चीज़ पर राज़ी नहीं होते हैं तो ये जॉइंट कमेटीज़ भी बना सकती हैं, जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस भी कर सकती हैं और जॉइंट सिटिंग्स भी कर सकती हैं। ये देखिए, ये स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि काउंसिल ऑफ स्टेट में नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं और इलेक्टेड मेंबर्स कितने होंगे और हर एक के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं। बाई कैमरलिज्म अब हमारा हो गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली से और सेनेट से हम होके आ गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यानी हमारी जो काबीना होती है आजकल में, उसके बारे में क्या कहा गया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में उन्होंने लखनऊ पैक्ट में ये डिमांड की थी कि मेंबर्स जो हैं उनकी तादाद हाफ जो हो वो इंडियन हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स की तादाद 8 थी, जिसमें से सिर्फ 3 जो हैं उनको इंडियंस रखा जाता था। अगर हम देखें तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में इनकी तादाद 7 थी, जिसमें 1 इंडियन था, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में 6 मेंबर्स थे जो कि टोटली ब्रिटिशर्स थे। अगर आपको इंडियन काउंसिल एक्ट्स और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उन पर क्लिक कर लें। इसके अलावा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी जो हमारा अभी आजकल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर होता है, इस तरह उसका उस टाइम जो है वो गवर्नर जनरल था। सारे जो बिल्स हैं, सारी जो पॉलिसीज़ हैं उनसे होकर मंजूर करानी थी, वो रिजेक्ट भी कर सकते थे और इसके अलावा वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते थे। इसके अलावा अब हमने हमारा सेंट्रल हो गया। ठीक है, सेंट्रल में हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली और सेनेट को डिस्कस कर लिया। उसके अलावा हमने काबीना को भी डिस्कस कर लिया। अब हम प्रोविंशियल सूबाई असेंबलियों को डिस्कस करेंगे। सूबाई असेंबलियों की तादाद के बारे में मुआहदे लखनऊ में कहा था कि बड़े सूबों की 100 जबकि छोटे सूबों की 50 से 75 सीटें रखी जाएँ, तो उनमें भी इंक्रीज कर दिया गया। इसके अलावा 70% मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते थे और कुछ यहाँ पर वुमेन को भी राइट्स दिए गए। इसके अलावा कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट यानी सेपरेट इलेक्टोरेट भी था। उन 100 में से 6 के लिए और मुसलमानों के लिए अपनी सीट्स मुकर्रर थी। इसके अलावा वीटो पावर जो है और किसी भी बिल को राजी मंजूर करना जो है उसका हक गवर्नर जनरल को दिया गया। अब हम बात करते हैं प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव की। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि काबीना में उन्होंने मुतालबा किया था प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव के हवाले से कि प्रोविंशियल लेवल पर, मुआहदे लखनऊ में कहा था कि प्रोविंशियल लेवल पर इनके अरकान की तादाद सिर्फ 4 हो, जिसमें से 2 जो हैं वो इंडियंस हों, यानी हाफ इंडियंस हों। लेकिन 1919 में क्या हुआ कि प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव यानी सूबाई काबीना का हेड गवर्नर को करार दिया और उसने डाई-आर्की सिस्टम जो है वो मुतारफ करवाया। इसमें क्या किया कि इसमें जो वुज़रा थे उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक को नाम दे दिया एग्जीक्यूटिव काउंसलर का,
जिनको वो नॉमिनेट करता था, जबकि दूसरा थे मिनिस्टर्स जो इलेक्ट होके आते थे, उसी सूबाई असेंबली में से उनको चुना जाता था। एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के पास रिजर्व डिपार्टमेंट्स या रिजर्व लिस्ट दी गई, जबकि मिनिस्टर्स को ट्रांसफर लिस्ट या ट्रांसफर डिपार्टमेंट्स दिए गए। एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के पास लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस और लैंड रेवेन्यू जैसे डिपार्टमेंट दिए गए, जबकि ट्रांसफर्ड लिस्ट में मिनिस्टर्स को एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एक्साइज, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क्स वगैरह के डिपार्टमेंट्स दिए गए। लेकिन ये बात याद रखें कि यहाँ पर जो ट्रांसफर लिस्ट है वो डिपेंडेंट थी रिजर्व लिस्ट पे, यानी मिनिस्टर्स डिपेंडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स पे। अब भी यहाँ पर मतलब ये है कि पावर्स जो है वो ब्रिटिशर्स के पास ही रहे, उनको इलेक्टेड मेंबर्स को नहीं दिया गया, इंडियंस को नहीं दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, मुआहदे में इन्होंने डिमांड की थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन में इजाज़त दी जाए, तो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। उसके अलावा सेटअप ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, एक कमीशन बनाई गई कि 10 साल बाद जब हम दोबारा से इस्लाहात लेके आएंगे तो एक कमीशन आएगा जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, और उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के नतीजे में हम दोबारा से जो है वो इस्लाहात नाफिज करें। और वो हमारे पास हुआ भी जब साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट किया गया। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर, लंदन में ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर बनाया गया, जिस पर इंडिया के मामलात और सियासत पर मॉनिटर किया जाता था, उसके बारे में बात की जाती थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बाकी लेक्चर्स सुनने हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, प्लीज़ उसको क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच।